डिस्कशन पहले करना है या लास्ट? हाँ हाँ, लास्ट में। रुको रुको, हाँ लास्ट में, लेकिन लास्ट में डिस्कशन करने दोगे, बात नहीं करोगे फिर, है ना? हाँ चलो चलो, जिसको डिस्कशन नहीं करना होगा फिर वो देख लेंगे जाना है कि क्या, एक बार पढ़ लेते, ठीक है? लेकिन पहले नहीं, अच्छे से क्लास के पहले नहीं, पूरा टाइम होने के। लेकिन चलो अभी तो अब करो, लास्ट में फिर डिस्कशन करो। कहां तक पढ़ लिए थे देखिएगा, ये लास्ट में। हाँ ठीक है, अपन ने HVZ रिएक्शन कर ली थी, है ना? ठीक है, अब यहां लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अपने को ये टॉपिक अभी कंप्लीट कर लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, ये हमने RMGX में पढ़ा। बताओ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? SNAE। तो एक पॉइंट लगा के लिखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, और आप डैश लगा के लिख लो SNAE, और इसको SN2TH ऐसे भी लिखते हैं, SN2TH, SNAE और SN2TH। अब ये कैसे होती रिएक्शन, इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहां जैसे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, यहां है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक किया, इधर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट, ये होती है RDS, यहां न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये लिविंग ग्रुप, और यहां क्या हो गया O-। अब देखो सीधी सी बात है, जब कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग लेते हैं और उस पे जैसे हमने RMGX का अटैक करवाया था, तो जैसे R ने अटैक किया, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहां क्या बनेगा O-, और फिर उस पे कौन आ जाता था H, और ऐसे बताओ ये प्रोसेस क्या हो जाता था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पे ऐसा रहता है कि यहाँ H लगा के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे भी कर दें, लेकिन लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों स्पीसीज यहाँ स्टेबल नहीं रह पाती। तो इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों यहाँ स्टेबल नहीं होंगे, यहां से यहां बॉन्ड बनेगा, इधर से कौन हट जाएगा, लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप के हटने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके का ये बन जाए। लिविंग ग्रुप यहां से हटा, और ये साथ मतलब नोट कर सकते हैं, ये अपना पढ़ा हुआ भी है, इसलिए आसानी से यहाँ पे समझ में भी आ जाती है बात कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ इंटरमीडिएट ये बना, लिविंग ग्रुप हटकर ये। तो ओवरऑल यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट को देखें तो बताओ क्या हुआ, लिविंग ग्रुप हटकर कौन आ गया है, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप हटकर न्यूक्लियोफाइल आ गया, इस तरह का प्रोसेस ही हुआ है। अब बताओ ये जो पहली स्टेप है, यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप हट गया, तो बताओ क्या हो गया, ये एलिमिनेशन। इधर यहाँ एडिशन, ये एलिमिनेशन, इसलिए इसको यहां पे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एडिशन एलिमिनेशन। एक तो ये हुआ इसका नेम, ठीक है? ओवरऑल इसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप हटकर न्यूक्लियोफाइल आ गया, पहली बात। दूसरी बात यहां देखो क्या है कि इसका नेम SN2TH,
ऐसा भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि देखो आरडीएस में दो स्पीसीज है, एक ये और एक ये। तो बताओ रिएक्शन की मोलिकुलरिटी कितनी हो गई? 2। मोलिकुलरिटी 2। तो अच्छा, इसमें मोलिकुलरिटी 2 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो केवल SN2 हम नहीं बोल सकते, क्योंकि SN2 की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एल्काइल हैलाइड। क्या उसमें इंटरमीडिएट बनता है क्या? नहीं। तो इसको उससे अंतर रखने के लिए यहां देखो कि जो ये इंटरमीडिएट यहां बनता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है तो इस वजह से देखो SN2TH विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और वाया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो ये नेम भी क्या रहता है, बुक्स में मिलता है। कुल मिला के ये है कि अपने को एक बात समझ में आ गई कि C डबल बॉन्ड ओके दोनों तरफ यदि एल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो, कार्बोनिल कंपाउंड तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन किसी भी तरफ यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे लिविंग ग्रुप, तो वो SNAE मैकेनिज्म यहां हो जाता है ना, सिंपल यहां ये। अब देखो यहां तक की बात तो हम पहले से भी जानते थे, इसके आगे समझिएगा। देखो यार, हमने क्या किया, यहां जो स्पीसीज लगी हुई है उसको नाम दिया लिविंग ग्रुप, और जो अटैक कर रहा है वो न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे यदि देखा जाए तो मैंने यहां मेंशन कर दिया लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल, बाकी देखा जाए तो यहां कोई ग्रुप लगा होगा और यहां कोई ग्रुप लगा होगा, है ना, कोई भी ग्रुप हो। अब जब ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, तो यदि ये वाला ग्रुप जो पहले से लगा है जिसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं, यदि वो हटा तब तो रिएक्शन होगी। लेकिन यही ग्रुप हटे ये जरूरी थोड़ी है। ऐसा हो सकता है कि ये यहां शिफ्ट हो और यदि ये ग्रुप हट जाए, तो बताओ क्या रिएक्शन होगी? क्या नहीं। तो इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए जो ग्रुप पहले लगा है वो हटना चाहिए। मतलब कि इन दोनों में यहां पे जो ग्रुप पहले लगा है वो कैसा होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बोलो ये बात समझ में आई है ना? अच्छा, अब ये बताओ लिविंग ग्रुप अच्छा हो इसके लिए वो कैसा होना चाहिए? वीक बेस। तो इसका मतलब इन दोनों में ये कैसा होना चाहिए? वीक बेस। मतलब बताओ ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब यहां पे कॉन्सेप्ट बन के आया कि ये रिएक्शन होने के लिए न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी लिविंग ग्रुप से बताओ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो एक पॉइंट लगा के यहां लिखो कि basicity of nucleophile should be more than basicity of nucleophile should be more than that of living group. Basicity of nucleophile should be more than that of living group. ठीक है, कि लिविंग ग्रुप से यहां पे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। चलिए जी, अब देखो यहां हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए जैसे मैंने यहां लिखा CH3COCl, और यहां ले लिया जैसे मैंने NaNH2, इस तरीके से कुछ ही ले। अब यहां पे हम बात करें कि रिएक्शन को एक काम करते हैं, रिएक्शन को देखो, ये बताओ कौन सी मैकेनिज्म देगा? SNAE। यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसने अटैक किया, कौन हट जाएगा? Cl। चलिए प्रोडक्ट बनाइए, बताओ क्या बन जाएगा? CH3CONH2। बताओ, और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया? यहाँ से Cl माइनस जो Na के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaC। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसको चेक करते हैं। बताओ लिविंग ग्रुप तो कौन हो गया? Cl माइनस। अटैकिंग स्पीसीज क्या थी? NH2 माइनस। अच्छा, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, क्या बनेगा? HCl। यहाँ पे NH3। बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा? HCl। तो बताओ ये क्या हो गया? वीक बेस। तो इन दोनों में ये वीक बेस, तो ये कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल है, यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाए। नोट करिएगा।
अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मतलब, ये वाला क्वेश्चन देखें तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को पता है सिर्फ लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगा रहा है। चलिए मैंने ऐसे किया। चलो अब एक बार इसको चेक करते हैं। अटैकिंग स्पीसीज क्या है, Cl माइनस, लिविंग ग्रुप क्या हो गया, C2H5O माइनस। कंजुगेटेड एसिड बनाइए, क्या बनेगा, HCl। यहाँ क्या हो जाएगा, C2H5OH। बताओ ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा हो जाएगा, वीक बेस। बताओ अटैकिंग स्पीसीज कैसी है, यहाँ पे वीक बेस। क्या ये रिएक्शन होगी, क्या नहीं, यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं। नोट करेंगे। तो अब देखो, ये सब बातें करने में ठीक तो लग रहा है, क्योंकि हम लोग जो भी हमारे पास स्पीसीज आ रही है उनको हम कंपेयर कर पा रहे हैं। लेकिन यार ये एक तरह से अजीब सी बात साथ जुड़ गई रिएक्शन के, कि हम लोग केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में बताओ क्या उठ के आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और टाइम भी लग रहा है ना। तो अब अपन कोई ऐसा तरीका देखते हैं कि हमें ये सब कुछ करना ही नहीं पड़े, मतलब इस तरीके का कि हमें कंपेयर करना ही नहीं पड़े, हमें क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाए कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इस तरीके का कोई तरीका हम लोग, इस तरह की कोई बात यहाँ पे ढूंढते हैं इस तरह से कि आसान ये हो जाए। चलिए तो ऐसा कोई तरीका निकालते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो डिफरेंट टाइप के एसिड डेरिवेटिव्स हैं, बताओ सबसे रिएक्टिव कौन, एसिड हैलाइड, है ना, एसिड हैलाइड। और उसका मेन रीजन यहाँ पे क्या है कि Cl का माइनस आई जो होगा वो प्लस M से ज्यादा होता है, तो यहाँ डेफिशिएंसी ज्यादा। अच्छा उसके बाद में एसिड हैलाइड के बाद में कौन बताओ, एनहाइड्राइड, फिर बताओ एस्टर, और फिर एमाइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन से ध्यान रखिए, याद है आप सभी को ये, हाँ। चलो देखिए, अब यहाँ एक बात है, आप थोड़ा साथ साथ लिखिएगा, एक लाइन में हम एक लिख रहे हैं एक बात। देखिए क्या, आप थोड़ा कॉर्नर से यहाँ स्टार्ट करिएगा कि RCOCl, और इस पे मैं अटैक कराऊं, RCOCl है, और इस पे मैंने अटैक कराया इस तरह की स्पीसीज का। तो अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ अटैक हुआ, यहाँ से Cl हटा, तो देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ एरो वगैरह थोड़े छोटे लगाइएगा इसमें, RC डबल बॉन्ड O R डैश, नहीं पूरा नहीं, देखो ये यहाँ अटैक करा, तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O R डैश, और बताओ साथ में यहां से क्या हट जाएगा, ये Cl माइनस। देखो समझ पा रहे हैं, इसने यहां से अटैक किया, Cl यहां से ये हट गया, है ना। अब आप इसको उस कॉन्सेप्ट से कंपेयर करेंगे ना कि अटैकिंग स्पीसीज की बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो यहाँ फॉलो कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आगे, कि इसमें अटैक कर रहा हूं इस वाली स्पीसीज का। अब यहाँ पे देखो, ये एनहाइड्राइड में दोनों एल्काइल ग्रुप इन जनरल सेम होते हैं, क्योंकि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जब होता है ना, तो जैसे एसिड हमने लिया, एसिड को P2O5 की प्रेजेंस में हीट किया, याद है पिछली क्लास में हमने, तो एक्चुअली जनरली दोनों सेम होते हैं। अब ऐसा होता अलग अलग हो तो क्या करें, तो जो लेस हिंडर्ड है उधर की तरफ इसका अटैक करा देंगे हम लोग, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताओ यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, और यहाँ पे रिलीज क्या हो गया, RCOO माइनस। अच्छा अगली स्टेप देखिएगा, अगली स्टेप में जैसे मैंने अटैक करा दिया कोई भी NH2 माइनस या NR2 माइनस, कोई भी स्पीसीज ऐसी ली, और इसके अंदर क्या होगा कि इसका अटैक जब यहां करवाया, इधर से ये हटा, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCONH2, और बताइए क्या रिलीज हो गया यहाँ पे, ये रिलीज यहाँ पे हो गया ना। आप इसको NH2 लिख दो, NR2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, जैसे मैंने इस फॉर्म में यहाँ लिख दिया, ऐसे मैंने कर। अब यार देखो, अब यहाँ पे RO माइनस यहाँ पे रिलीज हुआ। अब एक बार गौर करना कि ये जो प्रोसेस जहां चल रहा है वो आराम से ये रिएक्शंस फिजिबल है, आप कहीं पे भी कंपेयर कर लीजिएगा, अटैकिंग स्पीसीज की बेसिसिटी ज्यादा है। लेकिन अब गौर करना, देखो यदि मैं इस स्पीसीज का अटैक इस पे करा के ये बनाना चाहूं तो वो फिजिबल नहीं होगा। वही वाली बात कि अटैकिंग स्पीसीज की बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अच्छा ये इस पे अटैक करके इसको बनाना है तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, सिमिलरली यहां से ये नहीं बनेगा। गौर करना देखो, तो इसका मतलब कि देखो किसी स्पीसीज के अटैक करने पर ये एक एसिड डेरिवेटिव है, और बताओ प्रोडक्ट भी क्या बन रहा है, एसिड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट भी एसिड डेरिवेटिव। तो जब कभी SN रिएक्शन के थ्रू एक एसिड डेरिवेटिव से दूसरा एसिड डेरिवेटिव बन रहा हो, तो रिएक्शन फिजिबल तब होगी जब
मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव से लेस रिएक्टिव यहां बन रहा हूं। बोलो, है ना? देखो देखो अब समझ में आएगा। इससे भाई एक तरीका तो ये है जो अभी हमने पढ़ा है, एक है कि हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप यहां पे देखो कि ये इस पे अटैक करके ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तुरंत कैसे पता चले कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो दिमाग में होना चाहिए। एसिड हैलाइड से एनहाइड्राइड बन जाएगा, है ना? क्योंकि ये बताओ इससे क्या है, लेस रिएक्टिव। इससे यहां पे ये बन जाएगा, इससे ये, मतलब एसिड हैलाइड से ये कोई भी बन सकते हैं। इसी तरह से एनहाइड्राइड से ये दोनों बन जाएंगे, और इससे क्या होगा, ये बन जाएगा। लेकिन बताओ एमाइड से कोई ऐसी रिएक्शन कराओगे क्या जिसमें से ये कोई भी बन रहा हो? नहीं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस बात को फॉलो नहीं करेगा कि यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज की बेसिसिटी यहाँ ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि जब कभी एक एसिड डेरिवेटिव दूसरे में कन्वर्ट हो रहा हो SnAe के थ्रू, तो रिएक्शन कब फिजिबल होगी बताओ? जब रिएक्शन मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ, या जैसे देखो RmGx है, देखो इस बात को, है ना, इस बात को कई बार क्या होता है कि हम लोग, कई बार होता है ना कि कुछ चीजें हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, हम उसमें उलझ जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि हर कहीं उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, फिर भूल जाते हैं कि अप्लाई कहाँ करना था, कि सर आपने वो ऐसा बताया था मोर, लेकिन कहाँ बताया था वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताओ RmGx की जैसे कोई रिएक्शन हो रही है किसी भी एसिड डेरिवेटिव से, तो RmGx में अटैकिंग स्पीसीज क्या होगी? R-। और R- क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेटेड एसिड कौन होता है? एल्केन, RH। आप सोचिए वो एसिड्स में कहा लास्ट में आता है। तो इसका मतलब RmGx की रिएक्शन कभी करवानी है किसी एसिड डेरिवेटिव से, तो क्या ये दिमाग लड़ाना है क्या? नहीं, वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप तो ये देखना, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं आपकी, एक एसिड डेरिवेटिव दूसरे में कन्वर्ट हो रहा हो SnAe मैकेनिज्म के थ्रू, तो वहां पे रिएक्शन, और आपको ये बात नहीं ध्यान रखनी है, तो दूसरा तरीका भी है कि लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन वहां पे कई बार लिमिटेशन वगैरह ये सब, एक बार नोट कर लीजिए इसको, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए, एक एसिड डेरिवेटिव दूसरे में कन्वर्ट होगा SnAe के थ्रू जब मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ रिएक्शन जाएगा। वो उस वही तो ऑर्डर में लिखा है, देखो वही सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर में ही तो ये है भी अरेंज किया हुआ है ना, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करते हैं तो उसी में फिर आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। ठीक है, किया आपने ये, है ना? हाँ लिखिए, हाँ हाँ लिखिए लिखिए लिखिए, बिल्कुल लिखिए। देखो ये आयनाइज फॉर्म में ही दिया हुआ हो, ये आयनाइज फॉर्म में ही दिया हो जरूरी नहीं है, यहाँ C2H5OH भी लिखा हो सकता है, लेकिन आयनाइज फॉर्म में रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा ठीक हो जाता है, इस वजह से हम लोग यहाँ। चलिए जी, आप देखो पहले उसको लिखेंगे फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। कौन सा? नहीं नहीं, रिएक्शन याद नहीं करना है आपको, अपने को इनको कैसे पढ़ना है, आप इसको ऐसे नोट्स बनाए आपने, आप क्या प्रोडक्ट पे हाथ रखेंगे और बस आप इसको बस ये देखते जाओ आपकी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, नहीं इतना लाखों कहाँ है, नहीं 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 इतना कहाँ है ना। अच्छा
नहीं नहीं, वो आपके नजरिए से भी इतना, ये तो जैसे अपना जो कंपटीशन है वो 12th बेस पे है। तो अभी जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, बेसिक साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, 12th 11 12th वाली, है ना? 11 12th बेसिक साइंस है सारा। 11 12th लेवल वाला अपना, जैसे अपन का बात ही छोटी छोटी बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात, है ना? ऐसे ये सर, ये सर। अरे आप देखना, आप तो बस जिस हिसाब से आप जो कोशिश कर रहे हैं उसको मेंटेन रखना। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब भी देखना, जिन लोगों को यकीन भी नहीं होगा ना, जो लोग ये भी सोचते होंगे कि नहीं यार मैं तो मतलब उससे भी बढ़ चढ़ के परफॉर्म करेंगे आप। लेकिन वो जो एनर्जी है ना, वो डाउन, वैसे जो पढ़ाई के हिसाब से जो लगे हैं, उसको लास्ट तक जो फाइट स्पिरिट है ना, लास्ट तक वो वहां वहां तक वो रहनी चाहिए, लास्ट तक। फिर उसके बाद में ये सब इतना वो बड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम 12th में अपने पास काफी रहता है। हाँ, सीखते टाइम हमें थोड़ा बहुत चीजें मुश्किल लगती रहती हैं। ये भी लगता रहता है, ये पढ़ते हैं तो ये भूल जाते हैं ये, लेकिन सब बच्चे बहुत अच्छा करेंगे 100%। बस आप थोड़ा, हाँ इसको करो क्वेश्चन को, सब बच्चे जो हैं बस ये कोशिश थोड़ा करो कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा आ रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपकी कॉपी में है या आपने थोड़ा प्रैक्टिस में लिया, उसको इंश्योर करो कि वो मैं एग्जाम में गलत नहीं करूं। तो आप यदि उस हद तक भी कोशिश करते हैं तो हो सकता है पेपर में 20% 25% पार्ट ऐसे कोई अनसीन क्वेश्चन का हो। तो हम लोग उस लेवल पे भी सोचते हैं ना, तो आपको ये लगता है नहीं यार, कॉपी के क्वेश्चन और अपना अपन जो थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह में लेते हैं वो सारे, उन पे थोड़ी कोशिश आप करते रहो, सब चीजें अपने आप बढ़िया। चलो अब इसके आंसर्स देखें अपन, है ना? हाँ चलो। अब इसके अंदर एस एन ए मैकेनिज्म के थ्रू, तो आप देखो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ अटैक करेगा और यहां से ये हटा। तो आप देखो, बताओ इसमें क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? एनहाइड्राइड, है ना? ये एनहाइड्राइड। और इसके साथ बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? NaCl। देखो यहाँ क्या रहता है, जब इसका नेमिंग करते हैं एनहाइड्राइड का, तो इसको एसिड में कि भाई ये किस एसिड से बना है, तो बताओ कितने कार्बन के एसिड से बना होगा? ये 2 कार्बन के एसिड। जैसे ये बताओ, ये जिस एसिड से बना है उस एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? जैसे ये कितने कार्बन के एसिड से बना होगा? 2 कार्बन। कैसे? कल की रिएक्शन याद करो, 2 एसिड्स को लेके वाटर रिलीज करके एनहाइड्राइड बनाया, याद है आपको, है ना? 2 कार्बन के एसिड का IUPAC नेम बोलो। इथेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम जो होता है ना, ये किस एसिड से बना है? अब ऐसा हो कि मुझे क्या पता चले, तो यहां से ब्रेक करके देख लो। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका हो गया, इसका IUPAC। बताओ 2 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड। तो इसका जो आयु मतलब कॉमन नेम जो हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये तो हो गया जो अपने को 12th में काम आता है। 11th में क्या करते हैं, इधर अलग ग्रुप लगा दिए, इधर अलग। तो फिर बच्चों को बोलते हैं कि इस एसिड का नेम लिख लो, इसका नेम लिख लो, अलग अलग एसिड के नेम लिख के लास्ट में क्या लगा दो? एनहाइड्राइड। तो वो तो स्पेसिफिक कोई IUPAC का क्वेश्चन है। बाकी अपने को देखो, 2 कार्बन का जो इसका एसिड बना, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, यहां बताओ ये रिएक्शन फिजिबल होगी क्या? तो अब यहां दिमाग नहीं लगा, एसिड हैलाइड से एनहाइड्राइड तो हो जाएगी फिर, है ना? अच्छा, यहां बताओ, यहां क्या बन जाएगा? एस्टर बनेगा यहाँ पे, और रिएक्शन हो जाएगी यहाँ। ठीक है, अब मुझे इसका नेम बताओ यार। देखो अब नेम वेम पे थोड़ी सी बात, क्योंकि आजकल थोड़ा सा हम कई बार कोई भी नेम बताओ कॉमन IUPAC, सबसे पहले क्या बोलोगे? इथाइल। एस्टर के नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप को सबसे पहले लिखना है। इथाइल एसीटेट कॉमन हो गया, इथाइल इथेनोएट IUPAC हो गया, है ना? तो इथाइल एसीटेट, मतलब पूरा IUPAC वगैरह ये सब नहीं, तो छोटा मोटा इस तरह से ये कि ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को, ये चाहे बातें जिन बच्चों को नहीं पता तो कॉपी के टॉप पे लिख लेना चाहिए कि एस्टर के नॉमेनक्लेचर में हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन से जुड़े ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं। बाद में उसके बाद में कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन, तो एसीटेट, IUPAC तो इथेनोइड कर देते हैं। चलो अब देखो, अमोनिया ने अटैक किया, बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? एमाइड। एमाइड।
ये एसिटामाइड, ये इसका कॉमन नेम। एसिड मतलब यहाँ 2 कार्बन, एमाइड। अच्छा, अब ये अटैक करेगा तो एमाइड बनेगा, 2 डिग्री एमाइड बन जाएगा, है ना। और एमाइड तो सबसे ही, जितने भी एसिड डेरिवेटिव सबसे बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में वहां पे ही आता है। अच्छा, अब देखो इन सभी में कौन सी मैकेनिज्म हो रही थी, SNA। यहाँ ये कौन सी रिएक्शन, रोजनमून। क्या यहाँ SNA ही है क्या, नहीं। यहाँ पे तो सिंपल रिडक्शन, तो यहाँ पे वो मोर रिएक्टिव से लेस है, वो सब नहीं देखना। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, एल एल्डिहाइड, ठीक है, रोजनमूल रिएक्शन। रोजनमूल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज क्या हो जाएगी बताओ, CN। तो अब बताओ एक प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा, CH3COCN, CN बन गया, ठीक है। और अब जो अगली स्टेप होगी तो CN का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइट। तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O COOH। ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे ये एसिड डेरिवेटिव इसीलिए बहुत आसान है। एसिड डेरिवेटिव SNA मैकेनिज्म, और उसमें बस हमने एक बात ये थोड़ा देख लिया कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तरफ, तो आराम से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो किस वाले का नेम, इस वाले का। तो इनका सबका कॉमन वगैरह की जरूरत नहीं है, IUPAC दे सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, है ना, समझ सकते हैं ना, है ना, वो वाली बात। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो जो टीचर है ना, उसके पास एक बहुत सेफर साइड होता है। अब नेम पूछो, कॉमन नेम जरूरत भी नहीं होती सबकी। तो IUPAC तो ऑलरेडी रेडी, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है आप किसी भी। हाँ, कुछ पॉपुलर कॉमन नेम रहते हैं, वो हम लोग, मतलब हर कोई केमिकल का कॉमन नेम सभी टीचर्स को जो याद ही रहे जरूरी, क्योंकि जो काम आते हैं। भाई एक डॉक्टर सारी तरह की मेडिसिन जाने की जरूरी होता है क्या, नहीं। जो उसको काम में आती रहती है उनके नेम जानते हैं, तो वही वाली बात कि कॉमन नेम, हर कोई कॉमन नेम अपने काम का ही नहीं रहता। हाँ, इनके कुछ कॉमन नेम कुछ प्रैक्टिस में जो रहते हैं, तो वो अब थोड़ा बहुत कुछ नेम जानते हैं तो बता देते हैं आपको, है ना। चलिए, अब कर चुके हैं ये क्वेश्चंस, है ना। चलिए, हाँ हाँ ठीक है, कर लीजिए, इतना नाराज नहीं होइए, है ना, है ना। हो गया होगा, है ना। देखिए, अब देखो SNA कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ CH3C डबल बॉन्ड O, बताओ क्या हो जाएगा, OC2H5। और यहाँ CH3COO माइनस Na प्लस यहाँ पर। अच्छा बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, एमाइड RCONH2। चल, अब यहाँ पे इसने ये अटैक किया, यहाँ से ये हटा CH3COO माइनस, और यहाँ H प्लस हटेगा तो वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये अटैक करेगा, मतलब सब में यही होना है, CH3C डबल बॉन्ड O NH क्या आ जाएगा, R। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस जो है ना, हाइड्रोलाइसिस में हमेशा ये ध्यान रखो, अभी मैं मैकेनिज्म वगैरह पे भी हाइड्रोलाइसिस पे बात करेंगे, या मीडियम भी साथ में दिया हो सकता है, H प्लस वगैरह ये सारा, कि जितने भी, ये बात पहले भी आ गई है कि जो भी कोई एसिड डेरिवेटिव है और उसका यदि हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये वाली बात तय है कि ये यहां से टूटेगा, और बताइए क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब एसिड डेरिवेटिव से हम ये बना सकते हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस, और इससे हमने पिछले क्लास में इनको बनाना सीखा था। सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव के फॉर्मेशन का हमने तरीका वहां देखा। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, एसिटिक एसिड के यहाँ बन जाएंगे। ये यहाँ से टूटेगा, और इसमें भी कैसे क्या ये होता है, तो कुछ एग्जाम्पल जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइसिस वगैरह, ये डिटेल से हम लोग बता सकते हैं यहाँ।
चलिए अब देखो इसमें नहीं, हाइड्रोकार्बन्स तक ही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होगी। किया आपने? अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखें। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बताओ एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल। अच्छा, आपको याद है कहां से ब्रेक होगा? ये इस जगह से ब्रेक होगा। अच्छा, इस वाले का, इस पार्ट का क्या बना दें? अल्कोहल। इस वाले पार्ट का अल्कोहल। अब दोनों सेम ही नंबर में यहाँ पे है तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, है ना, इस तरह से। अब ये सब तो आसान हो गया, CH3CO NHR एमाइड बना, और साथ में यहां हो जाएगा C2H5OH। इस तरह से ये बन जाए। एक्चुअली क्या, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पे अटैक किया, यहां से ये हटाना, तो यहाँ पे ये जो हटा उसके साथ H लग के ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज OR ही है, तो यहाँ रिएक्टेंट एस्टर, प्रोडक्ट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टर। और इसको एक नेम भी देते हैं, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब बस रिएक्शन के फिजिबिलिटी के लिए रिएक्शन के दौरान ये ध्यान रख लिया जाता है कि अटैकिंग की बेसिसिटी लिविंग से ज्यादा हो, वो एक ध्यान रख लिया जाता है। तो एस्टर से वापस एस्टर का ही बनना ट्रांस एस्टरिफिकेशन ये रहता है। और लास्ट वाला ये तो आपने पढ़ ही रखा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। RMGX की रिएक्शन तो आप जानते ही, आराम से बन जाती है ना। चलिए अब आप यहां एक पॉइंट लगा के लिखिएगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो अब देखो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस दो तरीके से बताते हैं। सबसे पहले लिखिएगा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब ये क्या होगा? तो इसमें आप लिखिएगा कि RCOOR डैश
और इसमें ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें कि अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस वाली बात यहाँ पर, हाइड्रोलाइसिस वाली बात। अब इसमें क्या था कि ये यहां से ब्रेक होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा RCOOH और साथ में क्या बन जाएगा ROH। तो देखिए इन दोनों की रिएक्शन जब होती है तो वो एस्टरिफिकेशन, और ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया, हाइड्रोलाइसिस। तो अब ये बताओ कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग बना देंगे आराम से, है ना। तो एस्टर को ब्रेक करने पर एस्टर एक एसिड डेरिवेटिव है, तोड़ने पर क्या बनेगा, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कोई दिक्कत ये नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा क्योंकि हमने पहले बात की थी कि हाइड्रोलाइसिस वगैरह जब एसिड डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो थोड़ा तरीका देख लेंगे कैसे ये होता है, तो इसकी मैकेनिज्म अपन लिखना चाहेंगे यहाँ पे, है ना। तो लिखिएगा इसकी मैकेनिज्म, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा इन एसिडिक मीडियम। तो RC डबल बॉन्ड OR डैश। अब देखो यहां सबसे पहले ये H प्लस, यहां पता है H2O एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करना है, न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करना है, यहां अटैक करना है। तो पहले H प्लस क्या करेगा, इस कार्ब ऑक्सीजन पे अटैक करके और इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरह यहाँ पे ये कर देगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आए, ठीक है। फिर उसके बाद में अब बताओ अटैकिंग पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर H2O, इसने इस पे अटैक किया तो ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, यहाँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये OR डैश और ये क्या हो गया OH। यहां तक लिखिए एक बार। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा हमें जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इसको थोड़ा सा ये पढ़ रहे। बाकी देखो क्वेश्चन का आंसर पूछे तब तो आराम से कर ही देंगे कि हम लोग हाइड्रोलाइसिस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बना। तो जो पहली स्टेप होती है वो यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए होती है, देन न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ ये बना। अब देखो यहाँ क्या होगा, अब इसमें क्या रहता है कि इस केस में जो H प्लस है, मतलब जैसे यहां से H प्लस हटा और यहां से H प्लस हटने के बाद में H प्लस अटैक करता है इस पे, तो ऐसे केस में देखिए RC यहाँ OH, मतलब इसको मैं प्लस माइनस H यहाँ पे लिख रहा हूं इस तरीके से कि बोला H प्लस हटा फिर एक H प्लस अटैक करेगा इस पे, तो यहाँ हो गया OR डैश, यहाँ पे H प्लस ने अटैक किया, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट और इधर से ये रिलीज हो जाता। तो ऐसे केस में यहाँ क्या बन गया देखो RCOOH प्लस यहाँ पे क्या बना ROH यहाँ बना। एक्चुअली क्या रहता है कि मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्टर में काफी सारा डाइल्यूट एसिड मतलब काफी सारा पानी मिला के एसिड बनाना पड़ेगा, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन फिर यहाँ पे प्रोसीड होती है और यहाँ पे ये ब्रेक होकर अल्कोहल, मतलब ये अल्कोहल साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनता है। रिवर्सिबल का निशान इसलिए लगाया कि हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पे जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि H2SO4 मिला के हीट करना, मतलब हर रिएक्शन में नहीं कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट तक, मतलब कई बार होता है ना कि प्रोडक्ट बना इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया कि बना एंड बात खत्म, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं निकालो कि यहाँ हर स्टेप ऐसा होता जाएगा कि यहाँ से ये बना साथ में ये कब, जैसे इधर ये रिएक्शन चली लेकिन अब इनको मिला के आप यहां तक आ सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको कुछ मिलाना पड़ेगा, ये मतलब यहाँ पे रहता है ना H2SO4 मिलाकर हीट यहाँ पे कर। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लगा के कि हाइड्रोलाइसिस इन, देखो इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक दो बार देख लेना ना, लिख लेना इसको कि भाई कैसे हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। हाइड्रोलाइसिस देखो पता है क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस में हम लोग लिखते हैं H प्लस विद वाटर, तो अब H प्लस क्या काम करता है वो इस मैकेनिज्म से यहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ पे ये मैकेनिज्म यहाँ पे हो रही। कई बार होता है कि कोई मैकेनिज्म कोई रिएक्शन लिख दी फिर पूछा उसमें किस किस टाइप का क्या, जैसे ये देखो एसिड बेस स्टेप यहाँ पे हो रहा है, फिर उसके बाद में ये सारा। अब हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम ये क्या है, तो यहाँ समझना इसके अंदर क्या हुआ कि ये एस्टर है और ये इरिवर्सिबल होता है, ये होता है इरिवर्सिबल।
और इरिवर्सिबल क्यों होगा तो बात करते हैं, यहां बन जाएगा RCO O माइनस प्लस यहां पे बन गया ROH। तो अब देखो क्या है कि यहां बेसिक मीडियम, बताओ वैसे क्या बनता है एसिड, अब आपने बेसिक मीडियम ले लिया तो बताओ उस एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब यहां क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एक नेम देते हैं, यहाँ पे सपोनिफिकेशन यहाँ पे ये बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर आगे एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन जो सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह बनाते हैं तो उनमें क्या रहता है कि कुछ सॉल्ट्स काम में आते हैं, और उन सॉल्ट उसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ एल्काइल ग्रुप जो होता है काफी बड़ी कार्बन चेन वाला ये रहता है। तो उस दौरान वहां उसमें मिलेगा आपको कि एस्टर है, उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया, और वहां पे जो बनने वाले जो एसिड सॉल्ट है वो उस प्रोसेस में काम में आ रहे होते हैं। तो ये सपोनिफिकेशन भी इस प्रोसेस को यहाँ पे बोल रहे होते हैं बेसिक मीडियम में। तो एक बार लिखो इसको, देखते हैं रिएक्शन कैसे ये होगी। देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले OH माइनस अटैक करेगा इस पे, और ये स्टेप यहाँ पे जैसे ये सब तो रिवर्सिबल कि जैसे ये OH आया, यहाँ O माइनस, यहाँ बना OR। ठीक है, अब यहां से आगे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां शिफ्ट होगा और ये यहां से रिलीज हो जाता है। एक्चुअली देखो वाटर इसमें लेते हैं हम साथ में यहाँ, तो वाटर यहाँ H लगा के और यहाँ H लगा दे और फिर कुछ बन रहा हो, इससे ज्यादा क्या रहता है कि यहाँ पे तुरंत इसमें C डबल बॉन्ड O बन के OR यहां से ये रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद में देखिए क्या बन गया, ये RCO OH प्लस यहाँ पे RO माइनस, ये बना है ना, ये बना। ध्यान देना आप देखो, अब ये देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे H लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। बताओ मोर एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसके रहते हुए ये एनाइनिक फॉर्म में रहेगा क्या, नहीं। तो ये वाला जो स्टेप है ना यार, ये लास्ट वाला ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब क्या देखो, RCO माइनस और यहाँ पे बताओ क्या बन गया, ROH। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये, क्योंकि ये तो लेस एसिडिक है, तो ये नहीं होगा कि ये ज्यादा एसिडिक वाले को H देके खुद एनाइनिक फॉर्म के अंदर यहां रह जाए। तो ये स्टेप इरिवर्सिबल होने की वजह से ओवरऑल ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल यहां होती है, एसिड सॉल्ट यहां। बहुत ज्यादा कोई जैसे हम लोग इसमें हाइड्रोलाइसिस वगैरह पे कोई ऐसा नहीं है कि उलझा, एक बेसिक जानकारी है ना कि एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिड अल्कोहल बनता है, उससे आराम से काम यहाँ पे ये रहता है। बाकी तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ये वो फला बहुत सारी चीजें, लेकिन अपने को इतना यहाँ पे जो अपने जरूरत है तो हिसाब से इतना ही जाएगा। अब लिखिएगा बॉन्ड क्लीवेज इन एस्टर हाइड्रोलाइसिस। बॉन्ड क्लीवेज इन एस्टर हाइड्रोलाइसिस, वही हाइड्रोलाइसिस पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा अपन। दो तरीके से बॉन्ड, एक तो यहां पे लिखिएगा एसाइल बॉन्ड क्लीवेज और एक हो जाता है एल्काइल। एसाइल बॉन्ड क्लीवेज एंड एल्काइल बॉन्ड क्लीवेज। अब देखिए इसमें क्या है, इसके अंदर क्या है देखो कि अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, देखना यार बच्चों, जो यहां पे हम लोग एसाइल बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी अभी हमने पढ़ा देखो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, बताओ इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, एसाइल को।
है ना, एसाइल ग्रुप बोल देते। अब ये क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटता है, बताओ इसका तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ऐसा ही हो रहा था, है ना। अच्छा, अब देखना कि एक कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ध्यान देना यार, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बॉन्ड यहां से टूट सकता है, यहां से, और इसको हम लोग एल्काइल बॉन्ड क्लीवेज बोल रहे हैं कि यहां से बॉन्ड ये टूटा। अब यहां से कब टूटेगा वो थोड़ा सा गौर करिएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में एक, जब एस्टरिफिकेशन पढ़ाया था, तो एक नोट लगा के एक बात लिखी थी, यदि 3 डिग्री अल्कोहल हो, याद है आपको ये, है ना, वो देखो एक बार निकालिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ एस्टरिफिकेशन जब हम कर रहे हैं, एस्टरिफिकेशन के लास्ट में नोट लगा के लिखा आया, है ना उसमें। अब देखना यार, देखिएगा, जैसे ये वाला अल्कोहल 3 डिग्री है, तो ये एस्टरिफिकेशन मिला क्या सभी को, है ना। देखो अभी इन सबको यहां लिखना मत कुछ भी, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी। देखिए, जैसे ये है अल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है जैसे अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो बताओ इस वाले केस में OH कहां से जाएगा, इस जगह से, याद है आपको ये, क्यों, क्योंकि ये इस पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा अटैक कर, तो OH गया यहां से, और बताओ यहां से क्या जा रहा था, H। तो इसका मतलब जब यहां से, और फिर मान लीजिए ये प्रोडक्ट बन गया, जैसे ये वाला R डैश, ये पूरा ग्रुप, तो अब इसके हाइड्रोलाइसिस से ये बने, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहां पे, जैसे एस्टर में ये वाली ऑक्सीजन किसकी है बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड की। बोलो समझ आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब बॉन्ड कहां से टूट रहा हो, यहां से टूट, है ना। तो इसका मतलब ये वाली अब बात कब अप्लाई करनी है, जब ये R डैश कितना हो बताओ, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो, तब यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो यदि आप रिलेट कर पाए तो ठीक बात, लेकिन अभी वरना तो मैं अभी आपको एक तो क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल रिलेट आप यहाँ पे कर लेंगे, मतलब 3 डिग्री यहाँ पे ये हो तो यहां से बॉन्ड तोड़ना है, वरना अपना क्या हो जाएगा, यहां से ये करना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर बताइए आप, चलिए 18th क्वेश्चन देखिए। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आइसोटॉपिक, और यहां दे दिया H प्लस विद वाटर, और पूछा कि क्या प्रोडक्ट यहां बने। हाइड्रोलाइसिस वाला ये क्वेश्चन आपको दिया है, मतलब नॉर्मली अपने को यही करवाना है, एसाइल बॉन्ड क्लीवेज। ये तो स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक जब एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री। आइसोटॉपिक ऑक्सीजन की पोजीशन अपने को किधर क्या रहनी है, एसिड में या अल्कोहल में, ऐसे आप देखिएगा। हो गया। ये बताओ यहाँ एसाइल बॉन्ड क्लीवेज होगा या एल्काइल, एसाइल। अब ये नाम वाम छोड़ो यार, नाम एसाइल की एल्काइल, ये ऐसे ध्यान रख लो, ये यहां से टूटेगा या ये यहां से, तो आप देखो ये कहां से टूट जाना है, यहां से, है ना। चलिए अब देखो ये क्या बन गया बताओ, CH3 CO OH, और बताओ क्या बन जाएगा ये, मतलब CH3 CH2OH, और यहाँ पे आइसोटोपिक। अब ये क्या है कि आप इसको चेक भी कर लीजिए, बताओ ये अपना क्या देगा OH, ये क्या देगा H, और एस्टर के अंदर आइसोटोपिक ऑक्सीजन आ जाती है, फिर आपस में मिलाएंगे तो, है ना। अब ये 3 डिग्री में चाहे यहाँ एल्काइल ग्रुप अदर कुछ भी लगे हों, है ना, मिथाइल के अलावा कुछ और कुछ भी लगे हों, हाँ, यहाँ पे कहां से टूटेगा बताओ, ये इस जगह से, तो बस यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3CO
OH यहाँ पे आइसोटॉपिक ऑक्सीजन, ये OH CH3 CH3 CH3। आप चेक कर लीजिएगा कि अपने को पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ वर्क नहीं करेगा, तो पहले थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म दिमाग में, OH हटेगा, पॉजिटिव आएगा, ये इस पे अटैक किया और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ही बन जाए। बोलो समझ में आया यार सभी को, है ना? चलो फिर एक और करके बताओ, है ना? क्या ध्यान रखेंगे जनरली, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होता है? SI। ये ध्यान रखो, SI। यदि जो ऑक्सीजन से अटैच्ड ग्रुप है, जो मतलब एक तरह से जो अल्कोहल बनाता है, यदि वो 3 डिग्री है तो हम लोग एल्काइल वाली बात पे जाएंगे, है ना? तो अब इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से अपन ये बात समझ सकते हैं कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा यार, ये है ना? चलिए अब देखो प्रोडक्ट यहां बन जाएगा फिर इस तरह से कि आइसोटॉपिक ये यहां पे आया और ये C डबल बॉन्ड O, OH यहाँ पे हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। और इसमें आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 डिग्री है इधर, तो यहां से बॉन्ड क्लीवेज, बस इतना। ये प्रोडक्ट यहां बन जाए। चलिए, तो ये एस्टर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ हुए। अब बनाइए, इसमें प्रोडक्ट बनाइए, जैसे ये दोनों रिएक्शन इसमें करिएगा एक बार। चले बताओ, जो पहली रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट बताओ। वेरी गुड, RCH2NH। बहुत बढ़िया। ये बताओ। नहीं नहीं, यहां पे एक्चुअली क्या है कि P2O5 क्या रिलीज कर देता है बताओ? वाटर। तो यहां से क्या करेगा, ये वाटर रिलीज करके और ये बना देगा यहाँ RCl, ये बना देगा, तो वाटर रिलीज कर देता है यहाँ P2O5। अच्छा, अब एक और ध्यान रखना कि POCl3 ये भी ऐसा ही काम करता है, ये भी क्या करेगा, वाटर रिलीज कर देगा।
मतलब P2O5 POCl3 ये एक जैसा काम ये करते हैं, ये एमाइड से वाटर रिलीज करके वाटर रिलीज कर देते हैं, तो फिर आप अपने आप ही प्रोडक्ट में आ जाएगा कि H2NO, तो RCN यहां पे बन जाएगा। अब ये देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसके लिए कुछ पुरानी बातें याद करते हैं, हालांकि वो सब अब आगे एमीन्स वाले चैप्टर में भी आ जाएंगी। देखो RNH2 रिएक्ट विद NaNO2 विद HCl, ये जब हमने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तो डाई एजोटाइजेशन मैंने बताया। अच्छा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HNO2, मतलब ये HNO2 भी यहां दिया जा सकता है। आपको याद है यहां क्या बना था, RN2 प्लस ये, फिर N2 यहां से रिलीज क्या बना था, R प्लस, और फिर यहाँ वाटर जो है वो RO है। एक्चुअली इस प्रोसेस के दौरान जब ये दोनों रिएक्ट करके ये बना रहे हैं और ये सब इसका सिंथेसिस हो रहा है, तो वाटर वहां रिलीज होता है, या फिर हम लोग ये भी एक्वस फॉर्म में ये लेते हैं, तो ROH ये बना। ये वाली बात जो है ये हम पढ़ चुके हैं हेलोजन डेरिवेटिव में, लेकिन क्योंकि ये एमीन्स से रिलेटेड है इसलिए इसको हम लोग वापस भी देखेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट देखो, बताओ NH2 ग्रुप हटकर कौन आ जाता है, बताओ OH, OH ही आ जाता है। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये वैसे यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाली रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा उसको रिलेट कर लेते हैं। बताओ NH2 हटा के क्या लगा दे, OH, तो OH आने पे बताओ क्या बन गया, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे ये बन जाता है, N2 रिलीज हो जाती है, HCl वगैरह यहाँ पे ये सारे बन जाते हैं, ये प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा याद रखे ना, हाँ डिस्क यहाँ, हाँ टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस वगैरह लेते हैं इसके दौरान, वहां पे जब बना रहे हैं ना। हाँ, और यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का जब कोई ऐसा वैसा मेंशन नहीं है तो। अच्छा, एक और यहाँ देखना कि PCl3 और PCl5 और SOCl2, PCl3 PCl5 SOCl2, यहाँ पे कुछ भी ये लेते हैं, तो अब क्या रहता है कि PCl5 की रिएक्शंस मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव में लिखा है, लेकिन वहां एमाइड को या तो छोड़ दिया होगा, क्योंकि एमाइड का यहां बताना ही रहता है। जैसे बताओ कीटोन दे रखा है और इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाई जाए, जेम डाई हैलाइड बन जाएगा 2Cl, है ना। हाँ, और फिर काफी सारी रिएक्शन हमने अलग अलग देखी थी, एस्टर के साथ और ईथर के साथ, और ये सारा एक्चुअली यहाँ जो बनता है ना, ये बन जाता है RC, यहां क्या बन जाता है, RC। देखो अब फायदा तो इसी में है कि आप RCN बनता है, इसको याद रख ले, है ना। RCONH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, RCN में। अब ये मैं बातें कर तो लेता हूं आपसे, लेकिन यार ये सब ज्यादा हो जाएगा फिर, है ना, कि मतलब इनकी इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन अब आप सुन तो लो, है ना, थोड़ा बहुत सुन तो लीजिए कि भाई कैसे क्या है। इन जरूरत एज सच वो नहीं है, जैसे कोई इंटरेस्टेड है तो लिखकर समझ सकता है, बाकी मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा ध्यान देखो, इनकी जरूरत तो पड़ेगी अपने को, जैसे ये रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसकी भी रिएक्शन की, ये यहाँ जो सारी लिखी है लगभग लगभग सब पे क्वेश्चन इस वाले एमाइड वाले, क्योंकि थोड़ा परेशान करता है एमाइड वाली चीजें यहाँ। अब इसमें क्या है, इसको समझना हो तो एक बार फटाफट फटाफट मैं बता देता हूं कि यहां से ये हटेगा और ये हटकर यहाँ RC और इस पे 2Cl आ जाते है ना। और फिर आप क्या करो, एक बार देख लो, बाद में किसी को लिखना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, यहां से क्लोरीन हटता है, और यहाँ RCCl डबल बॉन्ड NH2 प्लस। अब इसमें क्या रहता है, ये जो Cl माइनस जाता है ना, ये Cl माइनस यहां से H को लेता है, R यहाँ Cl डबल बॉन्ड NH, और फिर यहां से वापस से ये इधर आया और ये Cl हटा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे ये प्लस, और वही Cl क्या करता है, इस H को लेता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप लोगों के बेंच पे थोड़ा टाइम, जैसे लीडर वगैरह में हम लोग सीधा सीधा बताते हैं, ये सब इतना टाइम भी नहीं रहता और बहुत आवश्यकता भी नहीं है कि भाई हाँ इसी से ये सारा ये। लेकिन किसी को ऐसा है कि ये सब पढ़ने की आदत है और उसको लगता है ये सब पढ़ के थोड़ा सा मेरे को कोई कंफ्यूज, तो आप देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे RCONH2 उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस ये रहे,
अब एक लास्ट बात और फिर अपन डिस्कशन पे आते हैं, है ना। लास्ट यहाँ पे ये है कि देखो वैसे तो इसको जानते हैं जो मैंने अभी यहाँ लिखा, बताओ आरसीएन के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, आरसीओ। लेकिन जब मैंने बताया था आरएमजीएक्स में, तो मैंने बोला था कि जब एसिड डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बता दूंगा कैसे क्या होता है, तो आप थोड़ा सुन लीजिएगा बस, है ना। देखो करें इस पे बात, है ना, ये देख लेना बाद में, उसमें देख लीजिएगा या फिर लिखना हो तो देख लेना। देखो आरसीएन जो है ना, उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन एक्चुअली इसमें आपको याद हो तो मैंने दो मॉलिक्यूल बताए थे, डायरेक्ट मेथड याद है ना, कि RCN और एक वाटर और एक दूसरा यहाँ पे ये वाटर। और बताओ कैसे याद है ये तरीका, है ना, RCOOH, दो वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब यदि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करें ना, तो ये हो जाता है इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस। और इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस में यहां बनता है एमाइड। और फिर यदि इसका फिर से यदि रिएक्शन करवाया जाए तो बताओ यहां पे फिर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर साथ में अमोनिया, हालांकि अमोनिया जो है क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो वो अमोनियम आयन में फिर कन्वर्ट हो जाता है NH4+। ठीक है, तो NH4+ तक भी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां तक ये कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें यदि कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको आरसीएन लिखकर वन इक्विवेलेंट ऑफ वाटर लिख दे, है ना, तो ऐसे केस में हमें एमाइड तक, तो यहाँ पे यदि हम इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझें तो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है वो चीज भी यहाँ पे आ जाती है। तो आप इसको बस एक तो देखो, एक तो ये ध्यान रख लीजिएगा डायरेक्ट, और एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये ध्यान रख लीजिएगा कि यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से तो एसिड बनता है, लेकिन इनकम्प्लीट से क्या बनता है, एमाइड। बस ये हो गई आप मतलब अपने जो समझने वाली बात। अब थोड़ा सा मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए, है ना, इसको देख लीजिएगा क्यों, कि जैसे RCN यहां लिया हमने H+, मतलब इससे ये आ जाता है ना कि एसिडिक मीडियम क्या करता है क्या नहीं करता, तो वो सारी बातें यहाँ पे हो जाती। अब बताओ H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यही ऑप्शन है बस इसके पास कि H+ यहाँ अटैक करे, तो क्या हो जाएगा, देखो RC∼N, बताओ क्या चार्ज आया, पॉजिटिव। अब इससे क्या है, वही वाली बात, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आई, बताओ उस डेफिशिएंसी की वजह से कौन आसानी से अटैक कर देगा, H2O। और ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, तो बताओ RC, बताओ यहां फाइनली क्या लगा लें, OH, है ना, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH। अब इसके अंदर हो जाती है यहाँ टॉटोमेरिज्म, और बताओ आप यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ RCONH2। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एमाइड तक रिएक्शन को लेके जाता है। सिमिलरली अब जैसे एमाइड की आगे हम लोग बात करें, एमाइड, तो इसमें क्या है, ये H+, ठीक है, H+ के बाद में एक बार देख लो, चाहे आप चाहे फोटो वोटो लेना है इसका यदि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आप इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ देखिए फिर से वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो इसके लिए फिर से ये एक्टिवेटेड यहाँ पे कि RC डबल बॉन्ड O+, यहाँ पे क्या रहा बताओ, NH2। अब किसका अटैक करवा दे, वाटर का, ये इधर से इधर आया, तो यहाँ RC, और इधर यहाँ पॉजिटिव, ये ONH2। अब इसमें क्या रहता है कि यहां से H+ हटेगा और फिर वापस से भी अटैक करेगा इस पे, तो RC यहाँ OH, यहाँ OH, NH3+, ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ, इधर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOOH, साथ में क्या बन गया, अमोनिया, और फिर ये H+ लेके NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार ऐसा है कि चीजें तो बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत कुछ होता है, ये तो फिर भी वो है जो जो हम रिएजेंट्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या है कि अपने को ये सब बातें बाद में चलेंगी, पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि RCN के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, RCOOH बनता है, फिर ये कैसे क्या मैकेनिज्म। तभी तो कई बार होता है ना कि कई बार किसी स्टूडेंट को इतना चीजें याद नहीं होता, लेकिन इनमें जैसे कई बार इंटरसेप्टर सर देखिए बुक में, तो उस टाइप की भी रिएक्शन कोई लिखा हुआ था कि ये है, वो एंडलेस है, वो बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना। तो यहाँ इसको लिखना है तो देख लीजिए आप। और अब हम डिस्कशन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड
डेरिवेटिव्स यहाँ कंप्लीट, लेकिन अभी क्या है, रिएक्शंस कुछ जैसे एमीन्स की रिएक्शंस और कार्बोक्सिलिक एसिड की ही कई रिएक्शन, तो अगला वीक लगेगा अभी अपने को इसके अंदर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव अगले वीक में हम लोग एंड तक कंप्लीट ये करें। चलो, अब जैसा आपने कहा था कि हम बाद में डिस्कशन आराम से करेंगे, तो अभी जिन बच्चों को डाउट्स है वो डाउट पूछे, नहीं है तो बैठ के पढ़ाई करो, है ना। लेकिन आपने बोला था क्लास बिल्कुल भी, है ना, हाँ जाना नहीं है अभी, क्लास का जब तक टाइम नहीं होता, बाद में देख। नहीं नहीं है, कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं, कहीं नहीं जा रहे, है ना, कहीं नहीं जा रहे। चलिए जी, आप शीट निकालिए। हाँ, अपन ने कुछ डिस्कशन किया था क्या? 20 तक कर लिया था। चलिए, 21 तक डिस्कशन हो गया था ऐसा। चलिए, अब हम लोग बेंजिल बेंजिलिक एसिड भी हो गया था। अच्छा, चलो बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट वाली बात पे आइएगा, उसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, हो गए होंगे वो, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले अप टू 5 चेक कर सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका, कोई पार्ट भी पूछ सकते हैं फिर कोई। एल्डोल कंडेंसेशन अप टू 5 चेक कर लीजिए। चलिए, अप टू, शीट वीट निकाल लिया ना सबने, है ना। हाँ चलिए, अप टू 10 चेक कर लीजिए। फोर्थ में जाना, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए, इसने ये बोला है कि 2 मोल्स हैं डाइल्यूट NaOH और यहाँ पे प्रोडक्ट बना है इस तरह से। देखो यहाँ पे इनोल कई बार देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, यहां देखिए OH, यहां CH3 और यहां CH3, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसका मतलब एल्डोल से बना है। अब बताओ, इससे वाटर रिलीज होगा तो मैं यहां से OH लेकिन H यहां से हटाऊंगा, ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसी जगह आना चाहिए जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, E1 CP मैकेनिज्म से एक्चुअली हो रहा होता है। तो इसका मतलब एक स्टेप में जब भी कभी ऐसा दे रखा हो ना, तो एक मैं फाइनल प्रोडक्ट तक एक बार सोच लूं कि ये बनेगा यार। फिर अब मैंने इससे आपको रिएक्टेंट तक जाना सिखाया था, वो ऐसे, क्योंकि देखो वाटर रिलीज होकर फाइनली ये बना, तो यदि इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो हम रिएक्टेंट तक चले जाएंगे। तो कैसे यहां से इसको यहां से ब्रेक किया, और ब्रेक किया तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनने हैं, इधर तो ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन किधर चाहिए, इस साइड, और यहां पे क्या ले लेंगे H, और इधर क्या ले लेंगे H। अब मैं यहां पे आपको थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी यहां पे इस तरह से सोच सकते हैं। लेकिन एक स्टेप ले लो, जैसे आप देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, अब वहां पे OH है, तो अब एक कार्बन से H हटा के डबल बॉन्ड लगा लो, वो डबल बॉन्ड ऐसी जगह आनी चाहिए जो आना चाहिए जो C डबल बॉन्ड के साथ डील हो, बस उस डबल बॉन्ड को कट कर लीजिए। तो अब इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन दूसरे पार्ट में लगा, और इधर हाइड्रोजन। तो अब देखो यहां ऐसा यदि हम लोग कर लेते हैं, अच्छा ये देखो ये तो हट ही जाएगा ना यहाँ से OH, और यहां से H हटा के ये बना। तो अब बताओ यहाँ पे इसका मतलब 2 मोलिक्यूल किसके बन गए, यहाँ पे एसीटोन के अपने पास 2 मोलिक्यूल रह गए। अच्छा, आंसर चेक भी कर सकते हो, इसके एल्डोल से ये बन जाना चाहिए, तो आंसर चेक भी किया जा सकता है ना। अप टू 10 और पूछेगा, 7th चेक करिए। देखो 7th क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आपका थोड़ा डाउट मेंशन करेंगे कि क्या, अच्छा हाँ ये इसका मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, 7th में क्या रहता है, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक उसमें आप चाहे कॉपी में भी नोट कर लेना, वैसे ये कभी ये देना इन्होंने दे दिया, ये CuBr जो कॉपर, पहले देखो पूरी क्लास को यहां बता देता हूं, ये एक्चुअली कॉपर कैटेलाइज्ड RMPX है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ये इसमें चक्कर पड़ता है, लेकिन ये कभी
ये इस वजह से दे दिया कि ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन यहां रहे। देखो यहां C डबल बॉन्ड O, फिर इधर आया ये, इधर करके ये बना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, OH माइनस हीट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्डोल वाली रिएक्शन। एल्डोल तो देखो यहां इसको लेके यहां अटैक कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5। अब 1 नंबर पे यहां पे आ गया ये ग्रुप, और 5 नंबर पे यहां क्या हो जाएगा OH, और इधर यहां पे मिथाइल। अच्छा इसको हीट किया हमने, हीट करेंगे तो यहां इस तरह से ये हो जाएगा, ये इस तरह से ये रहा, और ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे अगला, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां दिक्कत आएगी तो इसमें CH3MgBr। देखो ये यहां गौर करना, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यदि केवल RMGX दे रखा हो, तब तो बताइए सीधा सीधा कहां अटैक कर देता है, ये यहां पे है ना, यहां पे सीधा सीधा यहां अटैक कर देगा यदि RLI और ये दे रखा हो। लेकिन यदि कॉपर कैटेलाइज्ड, यहां CuBr, अब ये एक इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट्स में, यदि कॉपर कैटेलाइज्ड RMGX है, तो अब ऐसे केस में अब ये यहां पे बीटा पोजीशन पे जाएगा और अल्फा पोजीशन पे फिर H चला जाना। मतलब ये जो अब इसकी एब्सेंस के अंदर तो यहां पे ये अटैक करेगा इस जगह। बाकी अपने को पता है जैसे R2CuLi लेते हैं तो वो यहां अटैक नहीं करता है, वो बीटा पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल, अल्फा पोजीशन पे H। तो आप यहाँ पे जहां आप लिख लेना, जहां सॉल्यूशन बनाने की, कॉपर कैटेलाइज्ड RMGX जो होता है वो फिर अल्फा बीटा एडिशन यहाँ पे ये है ना। तो अब ये क्वेश्चन इसलिए दे देते इस तरह का, तो आज जैसे इसमें एग्जाम की बात करेंगे आपसे RMGX ही देगा सीधा, और कुछ भी नहीं। बाकी ये सब एक जानकारी के लिए ये होना चाहिए। यहां पे ही तो होता है ना, जब यहां, जैसे एक बात बताओ, ये पढ़ा नहीं अपन ने, जैसे एक यहां मैं ये दे देता R2CuLi, बताओ गिलमांस रिएजेंट कहां अटैक करेगा, यहां पे। याद करो वो टॉपिक, आपको याद नहीं आ रहा है। दो अल्फा बीटा एडिशन, अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, उसमें दो तरह का एडिशन होता है, एक तो डायरेक्ट एडिशन, एक कॉन्जुगेटेड एडिशन। तो आप यहाँ गिलमांस रिएजेंट डालोगे तो यही होगा, ऐसे में ही कॉपर की वजह से ये भी यहीं पे अटैक यहाँ कर। अप टू 10 और कोई चेक करिएगा, कोई डाउट हो तो। 6 देखिएगा, 6th वाले में बताओ कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सा भी बोलिए। फर्स्ट वाला, देखो इसको ऐसे करो, फर्स्ट वाले में OH एंड H हटा के डबल बॉन्ड लगाओ एक बार, मेरी तरफ देखिए, आपको क्वेश्चन ना, फर्स्ट देखो ये मैंने तरीका बताया ना, इसको अप्लाई करो। देखो फर्स्ट वाले OH एंड H हटा के डबल बॉन्ड लगाइए, लेकिन डबल बॉन्ड कहां आएगा, जो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेट। देखो इसको सीख कर ये जो बताया ना, फिर हम लोग ये कर सकते हैं। पहली बात तो हमने कॉपी में भी ये किया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन इसी ये सेम क्वेश्चन ही तो हम लोग अभी ने डिस्कस किए, और तरीका आपको पकड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल की साइक्लिक दे दिया तो ये यहाँ पे ये सारा, कि इसके अंदर डबल बॉन्ड बनाइए, यहां पे हो गया CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड O, यहां CH OH, ये क्या हो गया बताओ CH3, और यहां पे आ गया ये H। बनाया डबल बॉन्ड, यहां बना दिया होगा इसको हटा के, ठीक है। अब यहीं बनाया ना, अब इसको यहां से कट करके बताओ राइट साइड में रखें ऑक्सीजन या लेफ्ट साइड, राइट साइड में। इधर ऑक्सीजन रखा और इधर क्या रख दिए, हाइड्रोजन। तो क्या बन गया CH3CHO, और यहाँ पे क्या आ गया H2 यहाँ। फिर आपस में रिएक्शन करा के आप चेक भी कर सकते हैं इसको। 11th एक बार कॉपी में देख लीजिए, फिर मैं कराता हूँ इसको, है ना। एक बार कॉपी में देखिएगा, जो एग्जाम्पल करवाए हुए हैं ना, उनमें 11th ये करवाया था, और वहां पे सिर्फ आपको ये गौर करना है कि H कहां से हटेगा। बताओ sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से H हटेगा क्या, नहीं, है ना, है ना। एक बार कॉपी में देखना, एग्जाम्पल करवाया हुआ है, बिल्कुल ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये क्या रहेगा, बेस आएगा ना, तो देखो ये दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में,
तो आपने यहां से एच हटाया तो आने वाला नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बोर्ड के प्लेन में होगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ एल्डोल कैसे होगा कि बेस आकर यहां से एच लेगा, यहाँ क्या आया नेगेटिव, और फिर यहाँ जो नेगेटिव आएगा वो दूसरे मोलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक, है ना। ये बाकी एक बार कॉपी में देख लीजिएगा। 15 तक चेक करें और बताइए। 14 के अंदर आपस में थोड़ा डाउट बता सकते हैं, इसने यदि इस मेजर वेजर पूछा है तो बताओ दोनों में से मोर रिएक्टिव फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला? फर्स्ट मोर रिएक्टिव है। तो सेकंड का यदि एक ही हमसे पूछा है तो सेकंड का न्यूक्लियोफाइल बना के किस पे अटैक करा दो? फर्स्ट पे अटैक। अच्छा, सेकंड का न्यूक्लियोफाइल कहां से बनेगा पता ही है, CH3 है उसको CH2 माइनस, फर्स्ट पे अटैक करा के क्या रिएक्शन दे दो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे अब इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं, है ना। मेजर कैसे डिसाइड करते हैं? मोर रिएक्टिव ग्रुप पे अटैक होना चाहिए। चलिए अब इसमें 21 तक देख लीजिए। 21 तो एक नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड, ये नेम तो अभी देख लिया करो उसमें भी, क्योंकि ये कॉमन नेम है। ये मेसिटाइल ऑक्साइड वैसे ये नहीं है। दो एसीटोन मॉलिक्यूल्स का आप एल्डोल कराइएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेसिटाइल ऑक्साइड होता है। कॉमन नेम है मेसिटाइल ऑक्साइड, है ना। तो अब हाँ, यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ एल्फा, अभी एल्डोल का हो गया ना अभी, है ना, उसमें कोई बात। क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन देखिए। 20th क्वेश्चन में 20th ही बात कर रहे हैं ना। हाँ देखो, एक तो 5 मेंबर रिंग है और एक CH3CH है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन कराते हैं हम लोग? एल्डोल। तो जो कीटोन है उसका न्यूक्लियोफाइल बना के एल्डिहाइड पे अटैक करा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एल्डोल बनाने के बाद में अब यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आप वहां लिख लीजिएगा, आयोडो। देखो जिन क्वेश्चंस में कुछ मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने केवल आपको हिंट दिया, उन क्वेश्चंस को करने के बावजूद दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बाद में कि सर आप देखो मैंने यहां तक तो कर लिया, आगे ऐसा नहीं हुआ, है ना, बिल्कुल पूछ सकते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजिनेशन का हम लोग आगे बात करें, अल्फा हेलोजिनेशन वगैरह में अप टू 5 चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट का 11 देखिए, CCl3CHO। शायद पिछली क्लास में भी आपने पूछा था, दो एक्सेप्शनल केस है कहनी जा रहा के, उनको प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, कॉपी में देखिएगा तो सही, क्योंकि वो परेशान हो कर रहे हैं आपको। वो उसमें ये भी है CCl3CHO, है ना। अभी कॉपी है तो देख सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। अप टू 5 देखिए और चेक करिएगा, अप टू 5। अप टू 10 चेक कर सकते। अच्छा, इनके सॉल्यूशंस वगैरह डाल दिए थे क्या मैंने? नेम रिएक्ट नहीं, या तो डाले होंगे या नहीं डाले होंगे, ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालेंगे ना। हाँ, अप टू 10, गलत, जिनको ज्यादा डाउट आउट है तो उनका भी हेल्प। अप टू 10 को देखिए, अप टू 15 देखिए, फिफ्टीन वगैरह में कुछ और आगे कहां तक? 16 तक। चलिए, पर्किन रिएक्शन में पूछेगा भाई अप टू 6। 5th क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड ए, बताओ कंपाउंड ए कौन सी रिएक्शन है यहाँ? रोजनमून। तो क्या बन जाएगा? PHCHO। तो PHCHO ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, बताओ ये कौन सी रिएक्शन? क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रहा हूं। PHCHO बना क्योंकि पैराग्राफ में ए जो है वो बेंजल्डिहाइड बनेगा। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH, कहनी जा रहा रिएक्शन, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो उससे ये बने। पर्किन रिएक्शन वाले सेक्शन में अप टू 6 को डाउट हो देखिए। क्लेजन कंडेंसेशन वाले में देखिएगा 7 तक, 1 to 7 देख। हाँ, 3rd क्वेश्चन देखिए। 3rd क्वेश्चन में अच्छा आप बता, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन और जो सेकंड क्वेश्चन आपने बनाया, सिमिलरली यहां पे 3rd बन जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट का फर्स्ट पे अटैक कराया, एक बन जाएगा। सेकंड का सेकंड पे अटैक कराया, दूसरा बन जाएगा। फर्स्ट का न्यूक्लियोफाइल बना के सेकंड पे अटैक कराइएगा,
सेकंड का न्यूक्लियोफाइल बना के फर्स्ट पे अटैक कराएगा। तो जैसे दो तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में ही बना लिया, ठीक है, तो दो फिर आप और बना लीजिएगा आप, है ना, ऐसे करके। हालांकि इसने क्या पूछा है, यदि प्रोडक्ट्स पूछे हैं तो आप सारे बना के ये बता सकते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, देखो 7th क्वेश्चन जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन है ना। इसको यहाँ पे देखिए आप पैराग्राफ में एक नेम लिखा है, डिकमेंस रिएक्शन भी यहाँ पे ये बोलते हैं। तो अब इंट्रामोलिक्यूलर में हमने देखो ये इसको एक क्वेश्चन अपन ने किया था इसका इस तरह से, मैंने एन यहां लिखा था CH2 C डबल बॉन्ड O OET CH। मैं एक बार मैं बता देता हूं मैंने क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था, फिर इस क्वेश्चन को कर लेते। अब यहां पे क्या बताया था कि यहां नेगेटिव ये इस पे अटैक करके ये यहां से हट जाए। अब देखो यहां जो क्वेश्चन दिया है उसमें यहां पे CH2 के साथ एक नाइट्रोजन वगैरह, जैसे मान लो मैं ऐसा कुछ लिख लेता हूं कि यहाँ नाइट्रोजन दिया है और यहाँ C2H5, चलो ठीक है दे दिया होगा इसमें। अब यहाँ CH2 और CH2 के बाद में एक और CH2, ये CH2 C डबल बॉन्ड OET और यहां CH2 C डबल बॉन्ड OET। अब बताओ क्या हो जाएगा इसमें, इसका यहां से क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। कहां अटैक करेगा, यहां कौन सी मैकेनिज्म दे देगा, SN-AE में। तो अब देखो यहां पे ये OET ग्रुप हट जाएगा, लेकिन इस कार्बन के साथ ये COET एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। आगे क्या दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये COOH। फिर हिटिंग दे रखा है तो बीटा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, हीट करने पर क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज। इस तरह से यहाँ पे कोई भी स्टेप में कुछ इंट्रामोलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन है ना, यहां से न्यूक्लियोफाइल बना के यहाँ पे अटैक। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इन क्वेश्चंस में चाहे जितना भी परसेंट क्वेश्चन बने, लेकिन इनको सीखने का यही, ऑर्गेनिक वगैरह को सीखने का यही तरीका होता है। वो क्लिक करना तभी होता है जब क्वेश्चंस करें, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है कुछ क्लिक, क्योंकि दिक्कत ये आती है ना कि हम रिएक्शंस को याद करते हैं, दिमाग में कई बार वो आपस में मिक्स हो जाती है, लेकिन इससे गुजरना ही पड़े आप ये, है ना। और इनको थोड़ा थोड़ा भी करते रहे ना अपन, मतलब ये मान के चलो कि अपन जो अपना होमवर्क है उसमें 70% 60% होमवर्क भी करते करते चलेंगे तो काफी कुछ पूरा करें तो बहुत अच्छी बात। तो थोड़ा बहुत जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें मान लीजिए एक रिएक्शन पे 5-6 क्वेश्चन है, तो दो तीन तो ऐसे हैं जो जितना बन सकते हैं बनाओ, और कोई दिक्कत है तो पूछेगा। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन तो हमने ऑक्सीडेशन में ही कवर कर लिया था, बना भाई वो, है ना। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन के क्वेश्चंस वगैरह में इसमें ये रहा। चलिए अब यहाँ हाँ ये बताओ कि अपना रेस कहां तक डिस्कस हो चुका है, रेस 27 तक ना, तो 27 बाकी है ना। 27 अभी होमवर्क में अगले टर्न के लिए दिया हुआ है नहीं, हाँ। तो अब देखो 28 नंबर रेस में तो हेलोजन डेरिवेटिव वाला पार्ट ही आ जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव वाला। तो अपन एक तो नेक्स्ट टर्न पे 20 रेस नंबर 27 तो करेंगे ही, लेकिन अब ये देखो कि आप लोग और उसमें कुछ होमवर्क, आपके पास इतना टाइम है तो अभी है किसका, गिलमांस रिएजेंट है ये तो RMGX है, यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड ये लगा है तो कॉपर कैटेलाइज्ड RMGX। जब कभी कॉपर कैटेलाइज्ड RMGX हो तो वो गिलमांस रिएजेंट की तरह ही यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेशन ये देता है। सुनो बात को, आप अगले टर्न पे जैसे मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन आपको जैसे ऐसा है कि टेस्ट वगैरह है और कोई डिस्कशन वाला पार्ट ये रखना है, तो रेस नंबर 27 तो है ही, फिर अपन रेस को रोकेंगे क्योंकि 28 में एसिड डेरिवेटिव वगैरह की क्वेश्चंस वगैरह है। तो शीट में कुछ, यहाँ शीट में इधर से इधर चलना है, तो शीट में कार्बोनिल में कुछ करके लाना चाहते हैं, हाँ शीट तो वैसे पहले दे दी थी, हाँ तो अब ऐसा करो कार्बोनिल की शीट है क्या, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन देख ले ताकि वो टेस्ट वगैरह में भी है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ज्यादा नहीं दे रहा मैं क्वेश्चन, वैसे तो पहले कर ही लिए होंगे, डिस्कशन साथ साथ ही अपने को ये खत्म करना है, लेकिन कार्बोनिल फिर हाइड्रोकार्बन कर लेंगे। एक्सरसाइज O1 आप कर लीजिए, O1 के अंदर 20 क्वेश्चंस कर लीजिए, चलिए बस, है ना। 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज O1 प्लस रेस नंबर 27 है ना, एक तो लीजिएगा। अच्छा अभी बैठेंगे, टाइम होने पर भेजूंगा हम आपको, है ना। ये अभी नहीं नहीं, अभी टाइम तो ये तो आगे है वो, है ना।
अरे अच्छा, अरे तो 2 मिनट यार, कभी कभार तो बातचीत करने का टाइम नहीं। एक सर, अच्छा, नहीं गाना वाना तो नहीं, फिर तो जाओ चाहे, है ना। गाना वाना तो मेरे को आता नहीं। गाना, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, लेट आते थे। हाँ चलो चलो ठीक है, जाओ। अभी अभी ये बताओ, बस जैसे एक दो बातें ये, कि पहले तो पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है कि नहीं? नहीं तो उस, नहीं नहीं, वो नहीं, वो उधर, मतलब जैसे क्या है, आप भाई पढ़ाई अच्छी है बुरी उस बेसिस पे नहीं कि अपने कितने मार्क्स आ रहे हैं कि क्या रैंक, वैसे नहीं। अभी जो आप घर पे टाइम दे पा रहे हो कि नहीं सभी बच्चे, है ना, हाँ, बस, नहीं वो दो यार। मतलब यहाँ से बस, जैसे यहाँ कोचिंग टाइम के अलावा 6 घंटे के आसपास निकाल पा रहे हैं, है ना, 6 घंटे। लेकिन वो 6 घंटे बिना मोबाइल के, बिना उसके, मतलब जो एक टेबल चेयर वाली पढ़ाई होती है ना, वो थोड़ा सा अब वो उस पर गौर करो। और यही यही अपनी जैसे देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज ए टीचर, अभी तो अपनी क्लास में तो फिर भी जैसे ये अभी जो बैचेज हैं लीडर वगैरह के, 250-250 बच्चे हैं, और एक ही बैच में इस तरह से, या अपने भी ये 200 की कैपेसिटी का ही रूम है। एज ए टीचर, या इतने सारे बच्चे, किसी एक टीचर के लिए कोई एक जैसा व्यू उस वे में नहीं रख सकते। किसी को, मतलब जैसे मान लो किसी को ये पसंद है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो, किसी को ये है कि मैं लिख ही नहीं पाया, किसी को ये है कि नहीं आसान आसान चीजें उसको पसंद आती है, किसी को आता है टफ, मतलब बहुत सारा फैक्टर्स होता है ना। अब सेटिस्फाई सबको करना है कि भाई बच्चों को सारा ये आए, तो इसमें हम दिमाग लड़ा ही नहीं सकते कि यार उस बच्चे जैसे, उस बच्चे के हिसाब से, उस बच्चे के हिसाब से। तो एक बात हम लोग सोचते हैं कि एक तो कि बच्चों को ये रहे कि क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और दूसरा ईमानदारी से पढ़ाओ, कि भाई अपना जो कंटेंट है वो सारा, उसमें क्या है कि कोई इस तरीके से मत सोचो कि यार ये बच्चा, या कोई भी बैच, कि यार ये बैच में तो क्या है बच्चे ऐसे हैं तो इनको, कई बार होता है ना कि यार मैं इतना पढ़ाऊंगा तो ये पूछेगा मेरे से, फिर ना, उसमें अपनी ऑनेस्टी रखो, और फिर सब कुछ उस पर छोड़ दो, कि बस फिर खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, और फिर अदर बात पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कि बच्चा कौन क्या, बस मेरे को ये लगता है मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, है ना। यही कर सकते हैं अपन, है ना, यही कर सकते हैं कि एज ए कोई भी जॉब में हो, कि मेरे को ये सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि इस टॉपिक में मैंने क्वेश्चंस करवाए बढ़िया से, और एक आपने जो डाउट्स पूछे उनको मैंने यहाँ बताया। हाँ, सब्जेक्ट वब्जेक्ट इतना बड़ा है कि किसी भी सब्जेक्ट में ये चल सकता, हो सकता है कि भाई आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा हो, और वो क्वेश्चन में कोई चीज ऐसी अटक के आ गई हो, वो सब तो एक, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा ही होता है। वैसे ही एज ए स्टूडेंट, अब एज ए स्टूडेंट कई बार कंफ्यूजन में रहता है, यार मैं सही तो कर रहा हूं ना, या कई बार ये रहता है, कई बार ये, तो इसमें क्या रहता है मेरे हिसाब से, और फिर कई बार ये सब भी टेंशन हो जाता है कि यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, या कई बार हम लोग घर पे बात करते हैं, तो घर पे बातचीत में कई बार टेंशन में, हाँ हाँ अरे वो तो यूं कह रहे थे कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो ये ऐसे ऐसे ये हो जाएगा, और ये चीजें हमें प्रेशर में ला देती है कई बार, है ना। या कोई भी जैसे, कई बार होता है ना कि बस, मान लो कई बार कुछ परिवार के कुछ इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम रहती है, कि बस अब तो तुम जल्दी से ये सब करके कुछ साल में तुम्हारी जॉब वॉब लग जाएगी और ये सब हो जाएगा। और कई बार कुछ फैमिली प्रेशर या कई तरह की बातें इस तरह से ये भी हो जाती है। मैं तो ये एक बात जानता हूं कि आप लोगों को एक चीज इंश्योर करनी है, कि मेरे को कोचिंग टाइम के अलावा जो टाइम मिल रहा है ना, 5-6 घंटे का, 6-7 घंटे का, जो भी आप दे सकते हैं, एक तो उसको बहुत अच्छे से देना है। और एक आपको जो संडे मिलता है ना यार, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट उसको इस तरीके से ले रहा है कि संडे मतलब कि बस बिल्कुल रेस्ट करना है, तो ये टाइम जो है ना अपना वेस्ट चला जाए। अपने को संडे को भी थोड़ा कुछ दिनों की बात है, बस जैसे अगले साल तक आप लोग, मतलब मान के चलिए जून जुलाई तक इन सब चीजों से फ्री होके अपनी अपनी जगह पढ़ने चले जाओ, तो मतलब एक तरह से साल भर का एक ये वाली बात है। तो उसमें ये इंश्योर कर लो, साल भर एक्चुअली हम लोग आगे अपना पूरे करियर को अपना वो डायरेक्शन देगा ना, तो इसलिए कोई साल भर का टाइम ऐसा सच नहीं है कि इस प्रेशर के साथ, जैसा अभी काफी कुछ ये रहता है कि आपका कुछ मन भी हो रहा है कि इधर जाएं वो ये, तो भी उसको छोड़ के पढ़ाई में लगना, आगे कभी लाइफ में ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई तो करनी पड़ती है लेकिन इस प्रेशर के साथ। अभी क्या रहता है, जैसे 2 दिन भी आपने वेस्ट किए तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, आगे फिर इतना ये सब नहीं रहता, वो मैनेज हो जाता है सब चीजें। तो इसलिए अपनी तरफ से ये इंश्योर करो कि मेरा आज का दिन जो है ना उसमें मैं अपना बेस्ट दूं। और एक क्या है, जैसे आप देखो, आप 3 घंटे तक लगातार क्वेश्चन सोल्व करते हैं पेपर में, जैसे आपका फाइनल एग्जाम ये होगा,
कई बच्चों का तो आदत ये रहता है कि वो आधे घंटे की लगातार सिटिंग दे ली, उसके बाद में उनको रहता है कोई ना कोई, जैसे मतलब कोई फोन आ गया या फोन देखने लगे कि उठ गए कि ये हो गया, होता है ना इस तरीके से। तो कोशिश करो कि एक बार पढ़ने बैठ गए तो 2-2.5 घंटे कम से कम, जैसे कम से कम स्टार्ट करो कि एक बार मैं पढ़ने बैठ गया तो कोई विशेष जब तक बात नहीं हो, जब तक 2 घंटे की मुझे सिटिंग देनी है, ना मुझे उसमें कोई फोन कॉल, ना मुझे फोन देखना, बस मेरी पढ़ाई। फिर लगा कि ब्रेक आ गया, ऐसे अपनी कैपेसिटी कहां तक बढ़ाओ, 3 घंटे तक, कि मैं 3 आवर्स तक लगातार, फिर चाहे आप ब्रेक ले लो, ताकि अपन जैसे जेई एडवांस पेपर जो होता है वो अभी तो फिर भी चलो शिफ्ट हो गया, नहीं तो वो भरी गर्मियों में होता है, और सेकंड पेपर का टाइम तो रहता है 2 से 5, है ना, 2 से 5, और पहला पेपर 9 से 12, इस तरीके का ये पेपर रहता है। जिन बच्चों का आदत ये रहता है कि आधा पौन घंटे पढ़े फिर वो उठ जाते हैं फिर ये करते हैं, 3 घंटे तक एक पेपर से फाइट करना, और फिर जो सेंटर्स होते हैं जनरली दूर रहते हैं जहां से, ये कई बार ये रहता है कि बस उसी दौरान निकले बाहर, थोड़ा कुछ खाया पिया और वापस से वहां जाके बैठ के अगले 3 घंटे और माथापच्ची करनी है, फिर वो भी बिल्कुल प्रेशर ये वाले। तो वो प्रेशर थोड़ा सा हम लोग डील करना सीखें। तो जब हम केवल बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चल जाता है कि थोड़ा पढ़ लिया, या मतलब जैसे मोबाइल पे अगर कुछ चला लिया, हम लोग पढ़ रहे हैं, म्यूजिक चला लिया फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी ये सब नहीं। यदि इफेक्टिव, यदि वास्तव में ये रहना ना, जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे हम लोग या कोई भी टीचर या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में वो अच्छा तब कर सकता है जब वो ऑनेस्ट रहे, तो वैसे ही एज ए स्टूडेंट यहाँ ऑनेस्टी क्या है कि यार मैं जैसे 3 घंटे पढ़ रहा हूँ अभी या 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। उसके बाद में जब मैं ब्रेक लूं, अब वो मेरी मर्जी है, कोई किसी को क्या शौक है कि गाने सुनना है, किसी को खेलना है, मान लो 15-20 मिनट आधे घंटे का ब्रेक, कोई भी जैसे आपकी दिनचर्या जैसी है वो ब्रेक लो, फिर जैसे एक बार पढ़ने बैठे तो फिर उसको थोड़ा सा क्या है मैनेज ही करो, चीजें अपने आप होंगी। अपने यहाँ बहुत सारे, देखो यहाँ टीम कितनी बड़ी है, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा कि कोई बच्चा सब्जेक्ट सीखना चाहे और उसको ये दिक्कत आए मैं पूछूं किसे। देखो क्लास में मैं हम लोग जितनी कोशिश करते हैं कि आपके लगभग हर क्वेश्चन का आंसर करें, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी टीम इस तरीके से है कि आपको एक्स्ट्रा कोई डाउट। तो अब मैं तो एक बात जानता हूं यार कि कोई स्टूडेंट यदि किसी सब्जेक्ट को लेके पीछे है ना, तो वो अपने उस वजह से है कि उसकी इच्छा शक्ति नहीं, वरना तो क्या है कि आप डाउट पे कब जाएं किसी के पास, जब पहले खुद उन क्वेश्चंस के साथ माथापच्ची करें। कि जैसे आपको फिजिक्स में माथापच्ची, मतलब जैसे किसी चैप्टर में ये है तो आप जाके सामने वाले से बोल दो मुझे पढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सब कुछ अगले पे डाल दिया। उसने कुछ बोला घंटे भर, आप उसको लिंक ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया। तो पुराना कोई भी टॉपिक आपको लगे तो उस पर थोड़ा सा काम करो, उस पर क्वेश्चंस निकालो, माथा पच्ची करो, देन फिर टीचर को पकड़ो, और दिमाग में ये रखो कि यार कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने इन सब्जेक्ट को बनाया है जब दुनिया कुछ नहीं जानती। हमें तो कितना पका पकाया तो कोचिंग से मिल जाता, बिल्कुल टू द पॉइंट की देखो इन इनको देखकर आप क्वेश्चंस बनाओ, है ना, होता ना जैसे ये डिराइव करके ये फॉर्मूला ये यहाँ ध्यान रखना, या एल्डोल कंडेंसेशन फाइनली देखो ऐसा, ये कितना सब कुछ बता दिया आपको। कॉलेजेस वगैरह में ऐसा नहीं होगा, आपको सर्च करनी पड़ेंगी चीजें, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, सीनियर से पूछना पड़ेगा इस टॉपिक को, वहां प्रोफेसर से जाके ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं डाउट आ रहा है, वो हिम्मत ही नहीं होती है उनके पास जाने की। वो सब उनके पास अपने पुराने वो प्रोजेक्टर लगा रहता है, वो उस पे वो स्लाइड लगा देते हैं, डेरिवेशंस यहाँ आ जाते हैं, लिखते रहो अपना बैठे रहो, या जो भी ऐसा, मतलब वहां पे वो डेवलप ही ऐसा करते हैं कि अपने आप सीखो, है ना। जैसे वो ना चिड़िया अपने बच्चे को कैसे कि उसको लिया चोंच में और छोड़ दिया उसको, अब उसको बचना है तो पंख फटफड़ाने पड़ेंगे, और यही टीचिंग है उनकी। और तो कैसे इंस्ट्रक्ट करे भाई कैसे क्या सीखना है, तो वहां पे वो डेवलपमेंट ऐसे होता है, स्पून फीडिंग वाली यहाँ नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नहीं यार कैसे भी करो, बच्चे का सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें जितनी बार भी ये पूछना है। तो इसका मतलब अपने में से कोई भी स्टूडेंट कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके रखा है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है या मेरा ये वीक है, तो आप ना तो अपने घर पे किसी को दोष दे सकते क्योंकि उन्होंने तो आपको जहां पे आपको चाहिए था वहां एडमिट, ना ही सिस्टम को दे सकते, क्यों, क्योंकि तो अवेलेबल है डाउट बताने के लिए, है ना यार। तो थोड़ा सा, और मैं आपको बताऊं इतना माइंड फ्रेश होता आपके बैच में आके, मतलब सबसे जो पढ़ाने में जो मजा आता है, इस तरह से हम सब टीचर्स का व्यू है कि यार ये सब बैचे जैसे फर्स्ट ए वाले बच्चों से मजाक भी करो बात भी करो तो उसमें, और तुरंत पढ़ने वाले पॉइंट में आते हैं तो वहां ये आ जाता, एनर्जेटिक है हम सब, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बस इसको मेंटेन रखना है थोड़ा सा, है ना, मेंटेन रखे, और 100% सब बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। केवल अपनी वीकनेस पहचानो खुद, अपने रिलेटेड टीचर से बात करो और उनको थोड़ा सा कोशिश करो रिमूव करने का, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम नहीं है। चलो अभी आप लोग जाओ अपनी मैस वैस में खाना वाना खाओ, है ना, बातचीत नहीं नहीं इसके इसके
इसकी जरूरत नहीं। चलिए थैंक यू, चलिए है ना, जाइए जाइए।